वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब बात होगी चुनावी राज्यों की। हरियाणा की बात होगी, बात जम्मू कश्मीर की होगी और बात सबसे पहले हरियाणा के एसआरके फैक्टर की होगी। जब मैं एसआरके बोलती हूँ तो हो सकता है सिनेमा लवर्स को ये लगता होगा कि ये तो बात हो रही है शाहरुख खान की, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और हो रही है। ये बात हो रही है शैलजा की, बात हो रही है रणदीप सुरजेवाला की, बात हो रही है किरण चौधरी की। इतना ही नहीं, बात बीजेपी की भी करेंगे। क्या नायब सिंह सैनी उतने ताकतवर हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का वो तोड़ ढूंढ पाएंगे? क्या नायब सिंह सैनी वर्सेस हुड्डा इस दंगल में वो जीत पाएंगे? बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और पूर्व विधायक किरण चौधरी ने आज राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। बीजेपी के विधायकों के अलावा जेजेपी के 4 विधायक अनूप धानक, राम कुमार गौतम, रामनिवास सुरजखेड़ा और साथ ही जोगी राम सिहाग ने किरण चौधरी को समर्थन दिया है। बीजेपी ने किरण चौधरी को एक दिन पहले ही उम्मीदवार घोषित किया था। किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। अब देखिए, ये है एसआरके फैक्टर। इस एसआरके फैक्टर में कितना दम दिखाई दे रहा है? अवधेश, चर्चा की शुरुआत हरियाणा के मामले में आप ही से हो जाए। नहीं, इसका पहला तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम से सबक नहीं सीखा है। एक अशोक चौहान को राज्यसभा भेजना हम लोगों ने देखा पूरे देश में मुद्दा था। आरपीएन सिंह को भेजना पूरे देश में मुद्दा था। कुछ जो पुरस्कार दिए गए थे वो कार्यकर्ताओं के बीच मुद्दा था। कार्यकर्ताओं ने या तो काम नहीं किया, कहीं विरोध कर दिया। किरण चौधरी नेता हैं, कांग्रेस की एक परिवार की बहू है, उनकी उपयोगिता बीजेपी के लिए हो सकती है, लेकिन एक राज्यसभा सीट अभी 1 महीना पहले कोई पार्टी में आए अगर आप देते हैं तो आप अपने जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है जो लंबे समय से काम कर रहा है वो आपकी पार्टी में भी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है ना कि केवल उसका मेंबर ही कार्यकर्ता नहीं होता है, वो ऐसी पार्टी है जिसके अलग अलग संगठनों से, बिना संगठन से निकल के कहीं काम कर रहा है वो भी आपका कार्यकर्ता होता है और उसकी भी कुछ महत्वाकांक्षा होती है, दिन रात मेहनत करता है। तो इसका मैसेज बीजेपी के लिए अच्छा जाया है। मैं तो जहां बात कर रहा हूं हरियाणा में कि वो ज्यादातर लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अब जिनके हाथ में निर्णय है करते हैं। इस प्रकार से कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बाहर से आप लाते हैं, लाने वालों को आप सम्मानित करते हैं, ऊंची जगह देते हैं, तो आपके अपने कार्यकर्ता कुंठाग्रस्त होते हैं, उनमें निगेटिविटी आती है, वो निराश होते हैं, वो काम करना बंद करते हैं। दूसरा, आपकी आइडियोलॉजी है तो लोग ये भी सोचता है कि भाई जिसको राज्यसभा भेज रहे हैं ये किस आइडियोलॉजी पर वहां जाके बात करेंगी? क्या ये हिंदुत्व पर बात करेंगी? क्या ये हिंदुत्व अभिप्रेरित है जो राष्ट्रीयता उस पर बात करेंगी? क्या भारत को विश्व गुरु बनाने की कल्पना है उस पर जाके बात करेंगी? जो पढ़े लिखे समझदार कार्यकर्ता होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसका नुकसान भुगती है और ये इसके बावजूद सीख नहीं ली है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा? तात्कालिक रूप से लोग जोड़ लेते हैं कि अच्छा ये आ गई तो इतने जाट वोट हो जाएंगे। जैसे हम गिनते हैं वैसे ही स्थानीय समीकरण नहीं होते हैं। आप देखिए, आइडियोलॉजी की बात होती तो कभी कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन ही नहीं होता। तो आइडियोलॉजी की तो कोई बात ही नहीं है। एक बार किरण चौधरी ने जो, अच्छा ठीक है, इस पर आप अपनी बात रखिएगा। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी, उन्होंने किरण चौधरी से बात की है। क्या कहना है किरण चौधरी का, वो सुन लेते हैं। और कैसे देखते हैं कि लंबे वक्त आप कांग्रेस में रही और अचानक से कांग्रेस को छोड़ना, क्योंकि एक पार्टी को छोड़ना काफी मुश्किल होता है, क्या वजह रही उसके पीछे? निश्चित तौर पे देखिए, सच्चाई ये है कि मैंने देख लिया अंदर रहकर हरियाणा के अंदर कि कांग्रेस नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। चाहे नाम बेशक रखा हो कांग्रेस, लेकिन जो ये केवल बाप बेटा पार्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारा कुछ तो उनके नीचे है, जो प्रभारी है वो उनके नीचे है, जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनकी सुनते हैं। तो हर एक चीज़ का जो है सभी कुछ उन्होंने कैप्चर कर रखा है, तो किसी और के लिए जगह नहीं है। और ख़ास तौर से हमारे जैसे ईमानदार निष्ठावान लोग जिन्होंने जो है कोई ज़मीन की लपेटी नहीं करी, कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करा, तो हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं रही वहाँ पर। और जब इस तरह से जब सामने जब बात आती है और जब है सामने नज़र आ जाता है कि ये आपने देखा श्रुति के साथ इन्होंने क्या करा। जो सर्वे के अंदर श्रुति का जो है नाम सर्वोपरि आगे था, उसको दरकिनारे करके आप जो है दूसरे कैंडिडेट को देते हैं, तो इसका मतलब तो ये सेटिंग की राजनीति कर ही रहे हैं।
अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही है सुमीर जी, बाप बेटे की पार्टी हो गई है, इशारा आप समझ ही रहे हैं। अब क्या कोई तकलीफ हुड्डा को इस घटना के बाद होने वाली है? देखिए, किरण चौधरी को अगर लोकसभा में टिकट मिल जाता या इनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिल जाता तो वो कांग्रेस नहीं छोड़ती। आज इनका जो दर्द है कि कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी बन गई है, इसलिए कि उनको टिकट नहीं मिला, माँ बेटी की पार्टी नहीं हो पाई। बिल्कुल। इसीलिए अब और देखिए, अब उन्होंने किया यहाँ आकर, यहाँ आते ही उनको टिकट राज्यसभा में मिल गया, 2 साल की राज्यसभा चली गई। अब उन्होंने कल बयान दिया है कि तोशाम से मेरी बेटी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जब विधानसभा सीट उन्होंने खाली करी है, वहां से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने इनको पार्टी में लेकर राज्यसभा भेजा है। अभी इसके बाद रंजीत चौटाला जो हिसार से चुनाव लड़ते लोकसभा, वो तो पार्टी के मेंबर भी नहीं थे। उन्हें कहा कि आपको हिसार से चुनाव लड़ना है, टिकट डिक्लेयर कर दिया। फिर वो चंडीगढ़ में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनते, सदस्यता ग्रहण करते हैं। वो तो निर्दलीय जीते थे ना, मंत्री थे, बिजली मंत्री, एनर्जी मंत्री, सरकार में समर्थन दिया था। अब वहां पर फिर ये बात शुरू हो गई। अब उन्होंने कह दिया कि मैं फिर चुनाव लड़ने वाला हूं विधानसभा का, जहां से विधायक हूं, पार्टी के लिए आपको विचार करेंगे टिकट देना है कि। तो पार्टी के अंदर आप देखिए, राज्यसभा जो दिए गए, आपने धैर्यशील पाटिल को राज्यसभा भेजा है महाराष्ट्र से, वो कांग्रेस से आए हुए नेता है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के थे? अशोक चौहान को आप एक दिन पहले पार्टी में लेते हो, दूसरे दिन उसको आप राज्यसभा भेज देते हो। क्या वो अशोक ये चौहान वही गलती है जो नेता थे? लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर आप लोग चर्चा कर रहे थे यहीं पर इसी कार्यक्रम में, कि ये जो बाहर से लोगों को आयात कर करके उनको प्राइम पोजीशन दे दे के अपनी पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि बाहर से कोई आए और उसको कोई पार्टी नहीं लेगी तो वो पार्टी कभी बड़ी ही नहीं होगी। बाहर क्या होता है, राजनीति में हर किसी को जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा होना है तो जितने भी लोग आ जाएं उतना अच्छा है। कल को राहुल गांधी भी ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल यह है, क्या राहुल गांधी ज्वाइन कर लेंगे तो मोदी जी कहेंगे कि कब कल से आप प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दे देंगे वो? तो अगर राहुल गांधी के ज्वाइन कर लेने पर प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं दे देंगे तो बाहर से आने वाले लोगों को आप कैसे राज्यसभा, विधान परिषद इन जगहों पर भेज सकते हैं? और अगर ताकतवर कोई आ रहा है, जैसे इसमें पूरी सूची में शायद 9-10 कितने नाम हैं, इनमें एक नाम सिर्फ है रवनीत सिंह बिट्टू। अकेला नाम जो मुझे लगता है कि कांग्रेस से आए, अभी अभी आए, 2 महीना पहले आए, टिकट पाए, हार गए, मंत्री बन गए, फिर राज्यसभा सदस्य बन गए। बनना ही था, 6 महीने के भीतर बनाना ही पड़ता। वो एकमात्र जिसको हम कहें कि आपकी लड़ाई के लिहाज से, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। रवनीत सिंह बिट्टू बेअंत सिंह के पोते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जब कांग्रेस में थे, लुधियाना से सांसद थे, बाकायदा वो लड़ाई लड़ते थे। वो यहां आते थे और कहते थे कि ये जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, ये सब के सब खालिस्तानियों के उस पे आते, सीधे कहते थे वो। तब भी वो उनकी भाषा जो होती थी, अगर आप चेहरा हटा दें तो लगेगा कोई भारतीय जनता पार्टी का या कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। इसके अलावा जितने लोग हैं, इन सब की कोई हैसियत नहीं है। और अगर आप जिनको लेकर आ रहे हैं उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि वो एक विधानसभा या एक लोकसभा जीत सके, तो फिर उनको लेके क्यों आ रहे हो? अगर आपको देना ही है तो आप अपना वाला कार्यकर्ता मजबूत कर सकते हैं ना। और एक बात जो अभी बड़ी अच्छी कही अवधेश जी ने, राज्यसभा यानी जिसको अपर हाउस हम कहते हैं, अपर हाउस में तो आपका आइडियोलॉग जाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जाना चाहिए जिसको ये थोड़ी ना बताना पड़े कि अच्छा भाजपा के वो मीडिया से आया कि नहीं आया, कि इस विषय पे क्या बोलना है। वो बेचारा समझ ही नहीं पाएगा। आज कल तक वो कांग्रेस में था, कुछ और सोचता था, आज कुछ और सोचेगा। वहां ऐसा व्यक्ति चाहिए जब वो राज्यसभा में बोले तो भाजपा का जो वर्कर देश भर का है वो उससे लाइन ले, उसको समझ में आए कि अच्छा इस इशू पर ऐसे हम बात करेंगे तो हम अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे। ये ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी एक समय में ये गड़बड़ियां की होंगी ढेर सारी, उनको भी ये गलत है। और सत्ता में जब आप होते हैं तो आपको मास्टर स्ट्रोक बताने वाले बहुत होते हैं हर चीज। अच्छा मान लीजिए 50 ओवर का मैच है तो भाई 1 मास्टर स्ट्रोक लग सकता है, 2 लग सकता है, 4 लग सकता है। चलो बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा, आज के समय में सचिन तेंदुलकर से हम आज रोहित शर्मा और कोहली तक पहुंच गए तो 10 मार देगा। 50 मास्टर स्ट्रोक मार सकता है क्या कोई हर बॉल पे? इसका मतलब यह हुआ कि आपने मास्टर स्ट्रोक का सामान्यीकरण कर दिया। और जब किसी भी चीज का ऐसा सामान्यीकरण हो जाता है तो वो प्रभावहीन हो जाती है। आपका कार्यकर्ता दुखी जी, आपके वैचारिक तौर पर जो अधिष्ठान मजबूत होना था वो कमजोर, और जो बाहर से कह रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात की है, भाजपा तो यही काम ही करती है, हमारे लिए कोई विशेष थोड़ी नहीं की है। तो जो कांग्रेस से या दूसरी पार्टी से आया है वो भी कह रहा है ठीक है बना दिए, कल को नहीं कुछ करेंगे लौट जाएंगे। यहां ज्यादा खतरा है। मैं जम्मू कश्मीर को भी अब इसमें शामिल कर लेती हूँ। एक लाइन जोड़ दूं मैं कि अभी इंटरव्यू कर रहे थे परिंजा आपके रिपोर्टर किरण चौधरी साहब को। ईमानदारी वाली बात आपको छू गई क्या?
नहीं, ईमानदारी तो ठीक है, ईमानदारी पर वो उनका व्यक्ति नहीं, लेकिन वो जो बात कर रहे थे, नहीं, तो अगर नेता ईमानदारी की बात कर रहा है तो छुएगी। हाँ नहीं, बात जो वो कर रही थी कि भाई हमको वहां पर पार्टी ने नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया, तो पता नहीं, मैं देख नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता तो नहीं बोल रहा उनकी एंट्री पर ये बात। बीजेपी का कार्यकर्ता भी तो यही महसूस कर रहा होगा ना, जब बीजेपी का लीडर रहा होगा 20 साल से 25 साल से हरियाणा में, मेहनत को जो मेरी है मेहनत को दरकिनार कर दिया, वो ऐसा सुनाई मुझे दे रहा था। पता नहीं ऐसा आपने बोल रहे बिल्कुल सही सुना, ऐसे ही सुनाई देना भी चाहिए बीजेपी के लगता है कार्यकर्ताओं को। आजकल कुछ मेडिटेशन इन्होंने शुरू किया है। अतीन्द्रिय क्षमता तभी विकसित होती है कि अंदर की आवाज सुनाई देती है। तो ये अच्छा, इसके लिए एक बात मौका बताइए। मिल गया। लेकिन हालांकि ये राज्यसभा देश- देने से अच्छा, आज तक एक किसी एक को मिनट, जीत एक नहीं मिनट, मिली। एक मिनट। ये राम माधव जी की जो वापसी हुई है, कौन सी इंद्रियों को सुना गया है? अवधेश जी, चलिए अब जम्मू कश्मीर की बात हो जाए। राम माधव जी की वापसी हुई है। देखिए, राम माधव जी का प्रयोग जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहले की थी। संजोग से उस समय थोड़ी सफलता बीजेपी की मिली, सरकार भी कुछ समय चली, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनको हटाया गया। अब किन कारणों से हुआ है मुझे भी नहीं पता है। थोड़ी बहुत जो पता है वो शायद वो ऐसा कारण नहीं है जिसके लिए उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जम्मू कश्मीर में जो कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो सोच रहे हैं या प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, उसके उपयुक्त कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं मिला है कि वहां जाकर के उसको चुनाव को मैनेज करे। इतना ही कारण मुझे दिखाई देता है, और इसके अलावा कोई विशेष कारण हो कि जाए, क्योंकि आपने पिछली बार उठा दिया था कि सिद्धांत कहां है कि महबूबा मुफ्ती को। देखिए, अगर बीजेपी उस समय पहली बात थी कि सरकार नहीं बनाती, और सरकार नहीं बनाती तो फिर महबूबा मुफ्ती और बाकी कांग्रेस और बाकी सबके मिलकर सरकार बनाती। हालांकि उस सरकार में बीजेपी की हालत बहुत खराब थी। जो अच्छे अच्छे मंत्रालय थे वो सब उन्होंने ले लिए। इनके एमएलए उनके समानांतर थे, बल्कि एक एमएलए ज्यादा हो गए थे, ये कम लिए थे। लेकिन इसी सरकार ने, ध्यान रखिए, इसी सरकार ने वहां से हटने के बाद महबूबा मुफ्ती उनके अनेक नेताओं को लंबे समय तक जेल में भी डाल के रखा। तो वो एक दूसरा भी मैसेज इसके साथ था जो उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो वो एक परिस्थिति थी। अब राम माधव जी गए हैं, उनका पहले से वहां संपर्क है लोगों से, हर पार्टी के साथ संपर्क है, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क है, तो ये उम्मीद है कि चुनाव में वो सहयोग कर सकेंगे। लेकिन उनको ओपन हैंड है पूरी तरह, उनके आधार पर कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे, वही सारी चुनावी रणनीति बनाएंगे। शायद ये ऐसा नहीं है जो हम मेरी समझ बनी। मैं इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी पॉलिटिक्स की सर बात करना चाहती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी हार्डकोर होती जा रही है विजय जी। मैं उनके मैनिफेस्टो का एक हिस्सा पढ़ के जरा दर्शकों के सामने रख दूं। वी विल एक्सेस द फिजिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग तख्ते सुलेमान। तख्ते सुलेमान क्या हो गया? शंकराचार्य जी का मंदिर, शंकराचार्य हिल, तख्ते सुलेमान विद कोहे मरान यानी कि हरि पर्वत फोर्ट जी, थ्रू गोंडोला सिस्टम। अब ये बात आपको कहने की जगह, क्या केवल आप शंकराचार्य हिल नहीं कह सकते? क्या केवल हरि पर्वत फोर्ट नहीं कह सकते? क्या कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी? ये हार्डकोर पॉलिटिक्स की तरफ कहना चाह रहे थे पहले, तो वो समीर साहब तो उनकी बात कर लो फिर। मैं राम माधव को लेकर जिक्र करना चाहता। राम माधव को जो जिम्मेदारी दी है, देखिए 2000 जब नड्डा जी अध्यक्ष बने और जब राम माधव को महासचिव बनाया गया, तो महासचिव बनाने के बाद राम माधव को नॉर्थ ईस्ट का जिम्मेदारी दी गई कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। आसाम की जिम्मेदारी दी गई, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। तो उन्होंने वहाँ बहुत बेहतर काम किया। संघ तैयार नहीं था कि वहाँ पर सरकार बने, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बने। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चाहते थे कि पीडीपी के साथ वहां सरकार अगर बन रही है, मुफ्ती मोहम्मद सईद जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार बनाई जाए। ये पस्तरा हुआ जब बातचीत हुई इनिशियल स्टेज पे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार बनने के लिए सहमति बन रही है, तो संघ से बात कौन करे? तो राम माधव को कहा गया कि आप संघ से बात कीजिए। जो राम माधव ने जिसे संघ को इस बात के लिए तैयार किया और बताया कि इस समय पीडीपी के साथ सरकार बनाना जम्मू में क्यों जरूरी होगा। उनकी बड़ी भूमिका रही थी संघ को इस बात के लिए तैयार करने के लिए, सहमति लेने के लिए, पीडीपी के साथ सरकार बनाने के लिए। बेहतर प्रदर्शन किया उन्होंने, वहां सरकार बनवाई, काफी इन्वॉल्वमेंट रहे। फिर बाद में वो महासचिव पद से हटा दिए गए। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में नहीं थे। अब फिर उन्हें एक बड़ा राज्य दिया गया जहां भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 हटाने के बाद चुनाव लड़ने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा वहां पर कि वो कैसा जम्मू में और काशी प्रदर्शन करती है। सर निर्भर करेगा कि किस पार्टी का अलायंस किसी के साथ अगर हो पाता है। सब अलग अलग लड़ते हैं तो इसका फायदा अलग मिलेगा बीजेपी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वैसे भी साथ नहीं आना चाहती है।
बीजेपी का तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ कम से कम प्री पोल अलायंस तो होने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है जी। किसी भी तरह से ना आज की के तारीख बराबर। में। लेकिन राम माधव जी की भूमिका को अगर आप देखेंगे तो राम माधव ने वहां पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया उस इलेक्शन में, और सरकार बनाने में बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि और उससे पहले यदि जितनी मुझे जानकारी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी राम माधव जी ने बहुत बात की थी, और लेकिन वो बात उस तरह से नहीं बन पाई कि इस तरह से सरकार चलानी चाहिए। तो पीडीपी के साथ हुई, पीडीपी के लिए ज़्यादा विरोध था क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन उसको बनाया और उसका बड़ा फायदा हुआ। अब ये मैं समझिए कि उसका फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को इतना बड़ा फायदा वहाँ पर हुआ कि वो सरकार में होकर वैली तक पहुँच गई। नहीं तो वैली में बीजेपी की कोई एंट्री नहीं थी एक तरह से, और सरकार बनने से बीजेपी एक बड़े संगठन के तौर पर वहाँ खड़ी हुई है जी। ये वहाँ पर हुआ। फिर वो टूटना था, टूट गई, अलग हो गए सरकार, वो तो दोनों काम हो गए, राम माधव भी चले गए। अभी क्या हो रहा है, क्यों राम माधव की जरूरत पड़ी? ये पहली बार हो रहा है कि कोई महासचिव, पहले तो संघ से महासचिव बीजेपी में बने, फिर वहाँ चले जाएं, वहाँ से बीजेपी में आए और बीजेपी से वापस संघ में चले जाएं, और वहाँ से फिर यहाँ पर आ रहे हो। मेरे को तो ऐसा संघ की हिस्ट्री में ध्यान नहीं है, अवधेश जी और समीर साहब ज़्यादा बता सकते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहला मौका है कि कोई संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति के मेंबर को ट्रैवल करके वापस आ जाए। वो हो गया। जरूरत क्या है बीजेपी को? गंभीर सवाल है। जरूरत यह है कि आपने 5 अगस्त 2019 को जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, उसके बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी को वहां से अपनी हाजिरी बतानी है जी। क्या इसको मैं रेफरेंडम नहीं मानता, ये मान लूं, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि रेफरेंडम का मतलब हो गया बीजेपी की सरकार ने, लेकिन पार्टी तो सोच रही है ना कि यहाँ पर इस चुनाव में बीजेपी की हाजिरी होनी चाहिए, वहाँ पर उसकी अटेंडेंस आनी चाहिए कि वो एक मजबूत स्थिति में है, ताकि वो ये कह सके कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर का सपोर्ट मिला है। और उसके पास आज की तारीख में कोई ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट या कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो वहां तमाम पार्टियों के साथ बातचीत करके जो उसमें सबसे मजबूत चेहरा भी राम माधव दिखाई दे रहे। उनको सबसे जरूरी है कि भाई आर्टिकल 370 के बाद ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर को बताना, देश ने बताया होगा कि नहीं बताया होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी तो बताना चाहिए कि वो इस फैसले के साथ है या नहीं है। बिल्कुल। उस दुविधा में या उस जरूरत के लिए मुझे लगता है संकट मोचक के तौर पर राम माधव जी का वापसी की गई है। अब मैं कश्मीर से आगे उत्तर प्रदेश की भी खबर लेना चाह रही हूँ। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होने के बाद कल देर रात अभ्यर्थियों ने लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये अभ्यर्थी सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे थे। मोबाइल की लाइट जलाकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब हाईकोर्ट ने पहले ही जारी की गई सूची को रद्द कर दिया है तो भर्ती का नया कार्यक्रम अब जारी किया जाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश के बाद योगी सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा और वो इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। बार बार हर्षवर्धन जी आश्वासन दिया जाता रहता है, बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शन हो रहा है, टॉर्च की लाइट जलाकर हो रहा है। नहीं देखिए, जब सीधे सीधे नौकरियों से जुड़ा मसला हो और उसमें आरक्षण जैसी चीज जुड़ जाए तो फिर ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं, और आज का जो वातावरण है उसमें और नहीं रुकेगा। अब हाईकोर्ट ने ये तो बता दिया कि ये क्या है, लेकिन क्या न्यायालयों को थोड़ा रास्ता भी नहीं बताना चाहिए? ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है कि आप किसी भी चीज को पलट देते हैं और उसमें कोई रास्ता नहीं आगे का रास्ता, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी, बाकायदा उस पर लंबी चौड़ी जीरा हुई है, सरकार ने बाकायदा बताया कि क्या चीजें हुई, और इसको लेकर तो कहीं न कहीं जाकर ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाते हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया निर्धारित होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी तक ये होता था कि अगर आपने लिख दिया है आप उसी वक्त लिखते हैं, या तो आप पहले ही कह दीजिए कि नहीं हम अनरिजर्व में रहेंगे। इसका मसला समझ लीजिए आप, 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई गड़बड़ नहीं हुई। गड़बड़ क्या हुई कि जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनका नंबर जब ऊपर चला गया तो उन्होंने कहा कि हमको अनरिजर्व कैटेगरी में जुड़िए। अब आपने जब फॉर्म भरा था तब तो आप रिजर्व कैटेगरी में थे, तो या तो आप उसी वक्त अपने आप को उससे एक्सक्लूड कर लीजिए। अब ये एक तकनीकी मसला है जिसको देश को जानना चाहिए। अगर ये हो गया, हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं इसको चेंज करना है, तो क्या हाईकोर्ट उसका सोल्यूशन बताएगा कोई? क्योंकि सरकार के पास अगर सोल्यूशन रहा होता तो सरकार ने पहले किया होता, पहले ही कर लिया। दूसरी बात क्या है, हाईकोर्ट ने लगे हाथ ये भी कह दिया कि उसमें और भर्ती मत जोड़िएगा, तो भाई भर्ती नहीं जोड़ेंगे तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो कई तकनीकी पहलू हैं। इसके बावजूद जो मेरी जानकारी है, योगी आदित्यनाथ ने उसी दिन बैठक ली थी, उसी दिन उन्होंने कहा कि इसका जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो रास्ता खोजिए।
किसी का भी जो हित है वो कहें कि उस पर चोट पहुंचती या उसका नुकसान होता वो न दिखे। अब दुर्भाग्य इसमें यह हुआ कि चलो अनुप्रिया बोले तो बोले, केशव प्रसाद मौर्य जो इसी सरकार के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे अखिलेश यादव का ट्वीट हो। मतलब जो उन्होंने पोस्ट की है कि हाईकोर्ट ने ये कर दिया, ये कर दिया, अरे भाई आप सरकार का हिस्सा है। और उसके बाद वही कह रहा हूं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री देश में कोई नहीं। तो मतलब जैसे पार्टी में कई बार कहते हैं ना कि भ्रम में है, क्या करें, तो केशव जी भी आजकल कई बार ऐसी बात करते हैं कि इधर की भी बोलते हैं उधर की भी बोलते हैं। अरे भाई तय तो करो ना। अच्छा चलो ठीक है, अगर योगी जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो उनसे पूछ लेते कि भाई इस पे क्या बोलना है। पार्टी का नहीं आ पाया, बैठक चल रही थी, उसके पहले उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो असली संकट इस वक्त जिसको कहते हैं कि सरकार के बीच में से आता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद एक बार तो ये सेटल होना चाहिए कि कैसे ये तय होगा। और मैं बार बार कहता हूं तो उसको कई लोग समझेंगे कि मैं किसी जात या किसी पिछड़े या उसके विरोध में कह रहा हूं, लेकिन कहीं तो जाके तय होगा ना भाई कि कोई तो ऊपर उठे। सब अगर नीचे ही जा रहे हैं, सब पिछड़े में और पिछड़ा होते जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि देश की जो व्यवस्था ये ठीक नहीं है, इसकी समीक्षा की जरूरत तो है।